हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 इतिहास पार्ट नंबर भी 8 ही आपका हरियाणा बोर्ड की किताब है हमारा भारत 3। तो उसका जो है पार्ट नंबर 8 है ये कंपनी की शोषणकारी नीतियां व उनका विरोध। आज इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं, यानी कि पूरे चैप्टर को मैं आपको पढ़ के साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, उससे पहले एक काम की जानकारी आपको दे देता हूँ। आपको जो है कंप्लीट बुक का, ये जो आपकी इतिहास की बुक है, इस कंप्लीट बुक का आपको जो है हर एक चैप्टर के नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs, इन सब चीज़ों की आपको वीडियोस भी मिलेंगी और साथ में जो है आपको लिखे हुए भी मिल जाएंगे। तो वेबसाइट के ऊपर लिख रखे हैं cclchapter.com, गूगल पे सर्च कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी विजिट कर सकते हो। साथ में कमेंट में जो है मैंने पहले कमेंट देख लेना, वहाँ पे भी लिंक दे रखे हैं। तो सुविधा के लिए, जिनको नहीं पता डिस्क्रिप्शन नामक भला क्या चीज़ है वो, तो उनके लिए मैंने कमेंट में दे रखे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस पार्ट को। बहुत प्यारा चैप्टर, मज़ा आ जाएगा भाई कहानी पढ़ के। और इससे अगला जो चैप्टर है 9th चैप्टर, वो तो भाई लीजेंडरी चैप्टर है, मज़ा अलग लेवल का आता है उसमें तो। चलो, लेकिन इस चैप्टर में मज़ा बहुत है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा है इसमें। क्योंकि हमें इसमें पता क्या चलेगा, देखो कंपनी की शोषणकारी नीतियां उनका विरोध, यानी कि शोषणकारी कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हो। तो वो जो कंपनी है उसने भारत के अंदर कुछ व्यवस्थाएं लागू करी पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो उसकी वजह से जो लोगों का उन्होंने शोषण करा, उससे लोग क्यों परेशान थे, लोगों ने क्या करा, क्या उनको मार दिया अंग्रेजों को या कुछ और हुआ, चलो वो तो आपको आगे जाके पता लगेगा चैप्टर के अंदर ही। शुरू करते हैं चैप्टर को। ठीक है, आइडिया लग गया ना क्या मिलेगा चैप्टर में, उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। मार कुटाई होने वाली है बस चैप्टर में। चलो देखते हैं। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत 18वीं शताब्दी तक दुनिया में विशेष स्थान रखता था। यहाँ का उच्च कोटि का सूती वस्त्र और रेशमी कपड़ा, नील, शक्कर, मसाले, औषधि और बहुमूल्य रत्न किसी भी राष्ट्र को लालायित करने के लिए काफ़ी थे। यानी कि यहाँ पे ये बता रहे हैं हमको कि हमारा जो देश था ये भारत, यहाँ से ये सारी चीज़ें, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, नील, शक्कर, मसाले, दवाइयाँ और बहुमूल्य रत्न, ये वो चीज़ें थी जो दुनिया भर में भारत से भेजी जाती थी। बहुत ही बढ़िया चीज़ें थी ये, जो कि बाकी देशों के कंपैरिजन में बहुत बेहतरीन क्वालिटी की होती थी, तो भारत से जाती थी और दुनिया भर के लोगों को लालच दिलाती थी कि भारत में आओ और कब्जा करो या व्यापार करो, कुछ भी करो। हर विदेशी राष्ट्र व्यापार करके उस पर अपना आधिपत्य जमाने को आतुर था। यानी कि हर कोई ये चाह रहा था कि मेरा कब्जा हो जाए इस व्यापार पे, यहाँ से जो जो सामान जा रहे हैं ना, तो सारा पैसा मेरे पास आएगा। इसी उद्देश्य हेतु हमारे देश में यूरोप के से कई कंपनियां आई, जैसे कि पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डैनिश, फ्रांसीसी। इन यूरोपीय देशों की कंपनियों के आगमन के दौरान भारत राजनीतिक दृष्टि से कमजोर और अनेक क्षेत्रीय राज्यों में विभक्त था। यानी कि भारत का कोई ढंग से पता ठिकाना नहीं था, राजा ही राजा भरे पड़े थे, राजनीति अच्छी नहीं थी, मैनेजमेंट अच्छा नहीं था देश का। मुगलों की केंद्रीय सत्ता का अस्तित्व एक औपचारिकता मात्र था। यही था मुगलों का जो राजपाट चल रहा था, वही था एक, जो कह सकते हो कि एक ढंग का सिस्टम था थोड़ा सा, बाकी सब तो छुटर मुटर से थे। इस संक्रमण काल के दौर में यूरोपियन कंपनियां भारत की अव्यवस्थित राजनीति में रुचि लेने लगी और उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। हर कोई ये चाहने लगा कि अब जमीन पे कब्जा करेंगे, अब हमें सिर्फ व्यापार नहीं करना। इस प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज जीत गए और बाकी सबको अंग्रेजों ने पेल दिया। देखो कितने सारे आए थे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैनिश और फ्रांसीसी। इनमें से सिर्फ अंग्रेज बचे और बाकियों को अंग्रेजों ने पेल दिया। उन्होंने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तारीख याद रखनी पड़ेंगी आपको, ये कुछ तारीखें हैं। जैसे 1600 में कौन सी कंपनी बनी थी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, याद रख लोगे ना ये कंपनी को, ये अंग्रेजी कंपनी थी, अंग्रेज आए थे उनकी कंपनी थी। तो इसकी स्थापना करके भारत में व्यापार शुरू कर दिया। प्रारंभ में कंपनी के व्यापार से सोना चांदी भारत आया, भारत की समृद्धि में वृद्धि होती चली गई। क्योंकि हो क्या रहा था, देखो एक्चुअली में व्यापार किस तरीके से होता था पहले। यह है हमारा देश, ठीक है, यह है कोई दूसरा देश जहाँ पे सामान जाना है, भारत से सामान जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा? इस देश में। तो यहाँ के लोग क्या देंगे? पैसा देंगे। अब पैसा उस टाइम चलता नहीं था, खासतौर पे सिक्के चलते थे ना बेसिकली, और सिक्के होते थे सोने के या चांदी के। तो वो जो सिक्के आते थे वो यहाँ आएंगे, तो भारत के पास क्या आएगा? बेसिकली सोना चांदी आता था। तो ऐसे व्यापार चलता था। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने सिस्टम पूरा पलट दिया, अंग्रेजों ने उल्टा घुमा दिया सिस्टम को। मतलब धीरे धीरे देखते जाना, चैप्टर में समझ आएगा आपको। लेकिन
अब भारत में सोना चांदी आ रहा है तो लोग अमीर होंगे, बेसिक सी बात है। लेकिन 1757 में प्लासी की लड़ाई में विजय के बाद व्यापारिक कंपनियां राजनीतिक सत्ता में परिवर्तित हो गई, यानी कि अब वो राजाओं को मार के राजाओं की जगह लेने लग गई। इसके बाद इस कंपनियों ने भारत में व्यापार, भू राजस्व और धन के निकास जैसी ऐसी शोषणकारी नीति लगाई जिसके कारण भारत सोने की चिड़िया, अब समझ गए ना, सोने की चिड़िया हमने बात शुरुआत में करी थी, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। तो ये क्यों कहते थे? क्योंकि बाहर से सोना आता था, इसीलिए सोना ही सोना था। भारत में अमीर पड़े थे सब लोग, मतलब घरों में आमतौर पे गरीब के घर में भी 1 किलो सोना मिल जाता तुमको। अब उम्मीद लगा लो भाई कितने अमीर थे भारत वाले, लेकिन अंग्रेजों ने लूट लिया, क्या ही कहे। तो सोने की चिड़िया कहलाने वाला समृद्ध देश कुछ वर्षों में ही दयनीय और कंगाल देश बनता चला गया, यानी कि भारत से लोगों से शोषण कर करके सारा सोना निकाल लिया अंग्रेजों ने और अपने घर ले गए, अपने देश में ले गए। अंग्रेजी राज का चरित्र, सुंदरलाल ने अपनी एक किताब लिखी, उसने भारत में अंग्रेजी राज। इस किताब में उसने अंग्रेजी राज के कायम होने के तरीकों के बारे में एक यूरोपियन विद्वान का उदाहरण देते हुए लिखा कि किसी भारतीय संत ने अपने देश के अंदर यूरोप निवासियों की तुलना दीमकों से की है। जैसे दीमक क्या होता है? दीमक एक कीड़ा होता है जो लकड़ी के अंदर लग जाता है और लकड़ी को खा जाता है। वही काम हुआ था देश के अंदर, ये आके बैठे अंग्रेज दीमक की तरह थे और पूरे देश को खा गए। आरंभ में दीमकों के कार्य या तो अंधेरे में जमीन के नीचे से शुरू होते हैं या कम से कम दिखाई नहीं देती, किंतु इन दीमकों का लक्ष्य निश्चित होता है और वे चुपचाप और अज्ञात उस लक्ष्य को पूरा करने में लगी रहती है। धीरे धीरे कुर कुर कुर, आपके घर में अगर कोई लकड़ी का फर्नीचर, उसमें से एक अजीब सी आवाज़ आती है, कुर कुर, ऐसे चलता ही रहता है, वो नॉन स्टॉप चलती रहती है वो आवाज़, तो वो दीमक होती है। तो वो धीरे धीरे करते हुए आपको बाहर से नहीं दिखाई देगी क्या चल रहा है, लेकिन अंदर अंदर उसको खा जाती है पूरा। वही कर रहे थे अंग्रेज भी। वन के हरे भरे वृक्षों के भीतर ही भीतर खाकर उसके खोखले तनों में अपनी मजबूत इमारतें खड़ी कर लेती है। इन इमारतों तक पास की और दूर की कड़ी मिट्टी की बामियों से आने जाने के लिए वे अनेक गुप्त रास्ते भी बना लेती है। ये डिमके हर चीज़ पर धावा बोलती हैं, हर चीज़ को खा जाती है और भीतर ही भीतर जड़ों को खोद डालती हैं, खोखला कर देती हैं और सब वीरावन कर डालती है। वीरान कर डालती है, मतलब समझ रहे हो ना, कि उसको बर्बाद कर देती है। वो सब चीज़ें सूख जाती है, कमज़ोर और बर्बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसा ही कर रही थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी की शोषणकारी आर्थिक नीतियां, व्यापारिक नीतियों के बारे में जानते हैं पहले हम। तो प्राचीन काल से ही भारत की समृद्धि विश्व भर में प्रसिद्ध थी और भारत के बने सामान की विश्व के हर कोने में मांग थी। जैसा कि शुरुआत में हमको बताया गया इस चैप्टर के कि यहाँ से गरम मसाले, कपड़े, मलमल दुनिया भर में खूब बिका करते थे। कंपनी ने भी प्रारंभ में भारतीय सामान को विदेशों में बेचकर खूब फायदा उठाया। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी। शुरुआत में व्यापार के बहाने से आई और व्यापार करा, पैसा भी कमाया, बढ़िया पैसा कमाया और भारत की समृद्धि को भी बढ़ाया, भारत को भी अच्छा अमीर बनाया। लेकिन 18वीं सदी के बीचों बीच अंग्रेजों की आर्थिक नीति में बदलाव आया। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी किस किस को ये डाउट लगता है आज के टाइम पे कि भाई शताब्दी क्या होती है। मैंने वैसे तो बहुत सारी वीडियो में बताया, लेकिन अगर आपको डाउट है कि भाई 18वीं शताब्दी का मतलब क्या है, देखो आपको समझा देता हूँ वापिस से, ठीक है? कोई बात नहीं भाई, डरने की बात नहीं है, नहीं याद रहता बहुत सारे स्टूडेंट को, मेरे को भी याद नहीं रहता था पहले। देखो जो 1700 से 1800 100 साल का गैप होता है। 100 साल को हम शताब्दी कहते हैं, वैसे तो 100 साल को क्या कहते हैं हम? शताब्दी कहते हैं। अब ये जो 100 साल की शताब्दी होती है ना, 100 साल, ये 100 साल है ना 1700 से 1800 के बीच का, तो ये जो है 1800, ये बाद वाला डिजिट देखना, बाद में क्या है 18, तो 18वीं शताब्दी है, ठीक है? मतलब कि 1700 से 1800 के साल में। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2022 है ना, यानी कि हम किस टाइम के आसपास चल रहे हैं? 2000 से लेके 2100 तक चल रहे हैं ना, ऐसे चल रहे हैं ना हम। तो हम कौन सी शताब्दी में? अभी 21वीं शताब्दी में हम, ठीक है? इस तरीके से आप समझ सकते हो, शताब्दी याद रख सकते हो कि कौन से सालों की हम बात कर रहे हैं। तो इसके बीच में यानी कि 1750 के आसपास की बात है, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों में बदलाव आया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की धन संपदा का निरंतर निष्कासन हुआ, परंपरागत उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। कंपनी की शोषणकारी व्यापारिक नीतियों का अध्ययन हम नीचे करेंगे, नीचे पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर इसी को लेके है यार। अब पढ़ते रहेंगे आराम से, क्या दिक्कत है, मजे में पढ़ेंगे बिल्कुल से। देखते हैं अब 1757 तक कंपनी की व्यापारिक नीति। व्यापार की नीति क्या थी 1757 तक, यानी कि 1600 में कंपनी आई और उससे लेके 1757 तक, इन 157 सालों के अंदर उसकी क्या क्या कैसे व्यापार करती, क्या सीन था उसका, वो पढ़ते हैं।
फिर बाद का पढ़ेंगे, बाद में क्या करा। 1757 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, मतलब व्यापार करती थी बेसिकली। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और पश्चिम के देशों के बीच व्यापार पर नियंत्रण रखना था और व्यापार से अधिक मुनाफा कमाना था। कंपनी भारत से सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, मलमल, गरम मसाले, कीमती पत्थर, अफीम, जरी, गोटा, बहुत सारी चीज़ें खरीदती, इंग्लैंड ले जाती और अन्य दो और भी यूरोपीय देश थे ना, अब खाली इंग्लैंड तो था नहीं वहाँ पे, तो अड़ोसी पड़ोसी देशों में हर जगह वो जो है सामान को बेच देती थी और इसके बदले में भारत में सोना, चांदी, बहुमूल्य धातुएं वापस लाती थी, क्योंकि भाई उनको सामान खरीद रहा है, सामान के लिए उनको कुछ देना पड़ेगा और देते क्या थे वो सोना चांदी। इस प्रकार भारत का निर्यात लगातार बढ़ता रहा और जिससे भारत में काफ़ी वृद्धि हुई। भारत के लोग और भी धनी होने लगे और साथ में अंग्रेज जो इस काम में लगे हुए थे व्यापार में, वो भी अमीर होते चले गए। लेकिन भाई उनको ये हजम नहीं हुआ कि हमको पैसा देना ही क्यों पड़ रहा है। जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आप कोई सामान बनाए लाते हो तो आप क्या सोचते हो कि चलो यार, अब आपके मन में कभी आया है कि मैं उस मालिक को मार डालूं और उसके ज़मीन पे हथिया के अपना खुद का ही कर लूँ उस सारे सामान को, है ना। तो ऐसा नहीं होता ना, लेकिन इनकी नियति बिगड़ गई भाई। इन्होंने क्या करा, 1757 से 1813 तक कंपनी की व्यापारिक नीतियों में बहुत बदलाव आया। 1757 तक व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था, लेकिन 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी व्यापारिक सत्ता से राजनीतिक सत्ता में परिवर्तित हुई, जिससे व्यापारिक नीति में भी बदलाव आने लगा। यानी कि वो कंपनी जो सिर्फ सामान लेती और बेचती थी, उसने भारत के बड़े राजा, बंगाल का राजा था, वहाँ पे गड़बड़ी करा के, टेक्निक लगा के वहाँ के राजा को मरवा दिया और हत्या करवा दी उसकी राजा की। ये जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, प्लासी की लड़ाई, बहुत प्यारी कहानी है ये, और ज़रूर से याद भी रखनी है आपको, क्योंकि ये जो कहानी है ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो भारत में पुरानी अर्थव्यवस्था को तोड़ मरोड़ दिया गया, सिंचाई और निर्माण कार्य नहीं किए गए, खेती बर्बाद, सब लोगों को इन्होंने बर्बाद कर दिया धीरे धीरे। उसके बाद 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी मतलब कि वहाँ से जो जनता से कर मिलता है ना, जैसे आजकल सरकार हमसे जीएसटी लेती है, वैसे ही जो जनता से कर लिया जाता है, तो वो जो कर के अधिकार थे वो सारे अंग्रेजों को मिल गए। यानी कि जो पैसा था वो अंग्रेजों के पास जाता था। भारत में अंग्रेजों ने अपनी भूमि व्यवस्था को लागू किया। अब भूमि जो है व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाने लगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले सारी जो ज़मीन थी वो किसकी हुआ करती थी, राजा की। यानी कि राजा ज़मीन हथियाते थे और सारी ज़मीन राजा की मानी जाती थी। लेकिन अब से जो है, क्योंकि अंग्रेजों ने टेक्निक बदल दी, फंडामेंटल्स बदल दिए उस कंपनी के, मतलब उस ज़मीन के, उन्होंने क्या माना कि ये जो जितनी भी ज़मीन है ना, जो उस पर रह रहा है उसी की है, वो उसको व्यक्तिगत संपत्ति माना जाने लगा, एक बंदे की ज़मीन है वो। और नई कर नीतियों के द्वारा भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों को नष्ट कर दिया गया। यानी कि कंपनी अलग अलग जो है कानून लाती गई और लोगों को बर्बाद करती गई। अब कंपनी ने अपनी राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करके भारतीय शिल्पकारों से मनचाहे दाम पर सामान खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई राजा है तो मतलब ऐसा है ना कि जैसे हम मंडी में जो है गेहूं या चावल या कुछ भी चीज़ बेच के आते हैं तो रेट किसका मिलता है, सरकारी रेट मिलता है। अब वही काम हो रहा था, सरकार ही खरीदना नहीं चाह रही थी, सस्ते रेटों में खरीद रही थी बहुत ज़्यादा। पहले क्या होता था, राजा खरीद लेता था और वो आगे बेचता था, उसको भी मुनाफा, जनता को भी मुनाफा और फिर कंपनी को भी मुनाफा। अब उल्टा हो गया, अब सारा मुनाफा कंपनी लेने के चक्कर में थी और उन्होंने बहुत सस्ते में खरीदी उन फसलों को, तथा व्यापारिक एकाधिकार भी प्राप्त कर लिया। उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा से प्राप्त धन का प्रयोग भारतीय माल खरीदने के लिए शुरू कर दिया, क्योंकि पैसे का और करना क्या, इनको सारा सामान खरीद रहे सस्ते रेट में बहुत ज़्यादा। इससे जहां एक और भारतीय दस्तकारों की स्थिति बिगड़ने लगी, वहीं भारतीय व्यापारियों को भी हानि उठानी पड़ी, क्योंकि सामान ही नहीं मिल रहा है, सारा अंग्रेजी लेके भाग गए खरीद के, ज़बरदस्ती खरीद रहे थे। बल्कि भारत से धन का निकास शुरू हो गया अब, क्योंकि सस्ते में सारा मुनाफा अंग्रेजों को मिल रहा था, तो अंग्रेज जाएंगे अपने घर लेके इंग्लैंड में, तो वो चक्कर था। 1813 से 1857 तक कंपनी की व्यापारिक नीतियां देखो। 1857 में एक महान क्रांति हुई, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसने अंग्रेजों को मार दिया होता, बस बच गए वो कैसे कैसे करके। तो ये वो टाइम था। इसके बीच में क्या हुआ, चलो जानते हैं। इंग्लैंड सरकार ने अपनी व्यापारिक नीति के अंतर्गत भारतीय सामान के आयात पर भारी सीमा कर लगाकर भारतीय सामान की मांग को कम करने का प्रयास किया। यानी कि उन्होंने क्या करा, समझो आप कंसेप्ट को, जैसे ये एक देश है जो कि अपना देश है भारत, यहाँ पे जाता है सामान, यहाँ पे भी कंपनी का राज है सारे का सारा, ये तो कंपनी का घर है भाई, है ना। तो यहाँ पे लोग सामान बेच रहे हैं
यहाँ पे मतलब भारत वाले लोग भेज रहे हैं, यहाँ पे खरीद रहे हैं लोग, अंग्रेज सामान बेच रहे थे। इन्होंने क्या करा, यहाँ से जो है क्या करा इन्होंने, ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में यहाँ बीच में ही जो इस पर कर लगा दिया। कर लगाने की वजह से 10 रुपये की चीज़ थी उसको जो है मान लो 20 रुपये की कर दी इन्होंने, कर इतना महंगा कर दिया, वो महंगी हो गई। महंगी होने की वजह से लोगों ने सामान खरीदना कम कर दिया। अब सामान ही नहीं बिकेगा तो उस सामान का होगा क्या, वो वापिस चला जाएगा। वापिस आएगा तो ये जो गरीब लोग थे, जो काम कर रहे थे, जो व्यापारी थे, सबको हानि उठानी पड़ी, घाटा होने लगा। पहले सही चल रहा था लेकिन सरकार को पसंद नहीं आई ये चीज़, जो है वो सीन था। ठीक है, अब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। मामला क्या था, अंग्रेजों के पास आ चुकी थी मशीनें। क्या आ चुकी थी, मशीनें। ऐसी मशीनें आ चुकी थी जो भारतीय जो हाथों से सामान बनाते थे उससे बहुत जल्दी बहुत सारा सामान बना सकती थी। तो अब उनको, उनके मन में क्या था कि यार सामान सस्ता है, हमको सिर्फ कच्चा माल चाहिए और हमको जो है ये सामान बेचना है। अब उस सामान को बेचने के लिए इन लोगों ने ये करा कि भारत वाला सामान ही महंगा कर दिया। उसकी वजह से क्या होगा भाई, गरीब लोग कैसे खरीदेंगे, तो सस्ते के चक्कर में खरीदेंगे। तो औद्योगिक क्रांति इस तरीके से उन्होंने कोशिश करी उसको सफल बनाने की, तथा सामान हाथों की अपेक्षा मशीनों से बनने लगा था, जो सस्ते से के साथ साथ मात्रा में भी अधिक होता था। इंग्लैंड के उद्योगपतियों के दबाव में आकर वहां की सरकार ने 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके स्वतंत्र व्यापार नीति का अनुसरण करना शुरू कर दिया और इंग्लैंड के व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी। अब इन्होंने पूरा सिस्टम बदल दिया। अब वापिस एक फोटो वही बना देता हूँ यार, ये है भारत, हमारा प्यारा भारत, और ये है उनका देश। फैक्ट्री लग गई यहाँ पे। ठीक है, भारत से जो है ये लोग क्या करने लगे, अब उल्टा काम करने लगे। पहले भारत से सामान बनता और यहाँ पे जाता, यहाँ पे बिकता, भारत वालों के पास सोना चांदी आता। यहाँ उल्टा होने लगा, सामान यहाँ बनने लगा, यहाँ से यहाँ आने लगा, यहाँ बिकने लगा, और यहाँ से सोना चांदी यहाँ जाने लगा। घूम गया मामला। सोने की चिड़िया को अब पत्थर की चिड़िया बना के छोड़ेंगे अंग्रेज, देखते जाओ बस तुम। तो ये ऐसा मामला हो गया। ठीक है, समझाना जरूरी है, साथ के साथ कंसेप्ट समझते चलोगे। बहुत प्यारा चैप्टर, बहुत आसान है, बिल्कुल से कुछ नहीं याद करना यार, ज़्यादा कहानी समझो बस, कहानी समझ में आ गई, चैप्टर समझ में आ गया, ये मान लो तुम। इंग्लैंड के व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार की छूट दे दी। अब अंग्रेज व्यापारियों ने भारत से कच्चा माल जैसे कि कपास, रेशम खरीदना शुरू कर दिया और इससे अपने कारखानों में रेशमी, सूती, ऊनी कपड़ा तैयार करके भारत में बेचना शुरू कर दिया। अब देखो लोग जो है, तुम भाई ये भी बात तुम्हारे मन में उठेगी कि यार जब भारत वालों का बना बनाया हाथों से बना हुआ सामान वहां बिक रहा था तो भारत वालों ने कच्चा सामान इनको क्यों दिया, ये जो कपड़े, कपास, रेशम, ये चीजें इनको मुहैया क्यों कराई। भाई मजबूरी थी, भूखे नहीं मरना था किसी को। हो क्या रहा था, अंग्रेज वहां पे सामान बिक नहीं रहा, अंग्रेज सामान को खरीद नहीं रहे, तो हुआ क्या, इन्होंने प्लानिंग करी अंग्रेजों ने कि भाई चाहिए तो इनको कच्चा माल था, तो इनसे डायरेक्ट कच्चा माल की मांग करी और कच्चा माल, अब भूखे मरेंगे नहीं तो उसकी वजह से इनको देना भी पड़ा। यातायात व साधनों के संचार के साधनों का विस्तार करके तैयार माल को भारत के आंतरिक भागों तक भी पहुंचा दिया। आंतरिक भाग यानी कि वो हिस्से जहां तक सामान जाता ही नहीं था बाहर का, वहां तक भी पहुंचा दिया। रेलगाड़ी आई थी, ट्रेन आई थी जो, वो इसी के चलते आई थी भाई, कि ताकि देश के अंदर भी सामान बेच सके लोग, नहीं तो इनको क्या जरूरत थी भारत में रेल लाने की। भारत अब कच्चे माल का निर्यातक व तैयार माल का आयातक देश बनकर रह गया। मतलब पूरा सिस्टम बदल चुका था और भारत अब कंगाली के दौर पे पांव रख चुका था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कुछ भू राजस्व नीतियां भी लागू करी जो कि बहुत ही बेकार थी। भू राजस्व नीतियां, खेतिहर देशों में भूमि लोगों की आय का एक मुख्य स्रोत होती है। यानी कि जो बहुत सारे देश, दुनिया के लगभग मान लो 70% देश ऐसे हैं जहाँ पे भूख लगती है लोगों को, खाना खुद ही उगा लेते हैं वो लोग। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बाहर से खरीद लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है खुद उगा हुआ खाना खाना पसंद करते हैं। वही होता था, भारत में भी खेती होती थी, खेती प्रधान देश था, खेती बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसकी जो ज़्यादातर जनसंख्या थी वो खेती पर ही निर्भर रहती थी, खेती से उनका जीवन चलता था, खेती से जो भी कुछ लेना होता था वो खेती से आता था। कृषि का एक भाग किसान को राजस्व और लगान के रूप में सरकार या राजा को देना पड़ता था। पहले राजा होते थे तो राजा को देते थे, लेकिन अंग्रेजों ने राजाओं को मार दिया या पीट दिया, भगा दिया, कुछ भी कर दिया, और उसके बाद अंग्रेज आ गए। तो अब वो लगान जो थी या कर था जो, वो किसके पास जाएगा, राजा के पास जाएगा, मतलब सरकार के पास जाएगा, अंग्रेजों के पास जाएगा। यही भाग भू राजस्व, भूमि कर या लगान कहलाता था। आपके घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है ना, दादा दादी हो या कोई हो,
तो उनसे पूछ के देखना, वो आपको बताएंगे कि लगान क्या होता है ना। उगाही उगाही कहा जाता था बेसिकली, क्या कहते थे, उगाही। आप दादी या दादा से पूछ के देखना कि दादा आपके टाइम में उगाही देते थे, वो क्या चीज़ थी, तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, मज़ा आएगा आपको भी जानने में, है ना। 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने मुगल सम्राट से कंपनी के लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। 1765 में क्या हुआ था, संधि हुई थी इनके बीच में, इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं हम इसको। और मतलब एक पहले प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, और उसके बाद इनको ये दीवानी मिली। इन 3-4 क्षेत्रों से वो कर इकट्ठा कर सकते हैं, मेनली 3, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। यहाँ से पैसा आने लगा था, जो कि हम ऑलरेडी इस चैप्टर में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो अधिकार प्राप्त करने के बाद अंग्रेजी सरकार प्रशासन ने भू राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए। इनका उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व प्राप्त करना और भारत से कच्चे माल का निर्यात करवाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी इस बात से अवगत थे कि भारत में कुल राजस्व का मुख्य भाग जमीन से ही आता, जमीन, क्योंकि जमीन पे खेती करते हैं, वहीं से राजा लोग भी कमा रहे थे, भी कमाने के चक्कर में थे। कंपनी ने अधिक से अधिक भू राजस्व प्राप्त करने की मुख्यतः 3 प्रणालियां, मतलब कि 3 तरीके अपनाए पूरे देश में से पैसा निकलवाने के। पहला था स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। ये तीनों व्यवस्थाएं जो है ना याद करनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो ये तीनों व्यवस्थाएं अच्छे से याद करनी है आपको, नाम याद नहीं करने भाई, इनके अंदर है कुछ, आगे पता लगेगा चैप्टर के अंदर, तो वो है, ठीक है, याद करनी है तीनों, काम किया इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा। तो चलो जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। उस समय कंपनी की भारत में भूमि व्यवस्था की स्वरूप, कर निर्धारण और कर संग्रह में एक रूपता नहीं थी, जिसके कारण अंग्रेजों की भूमि व्यवस्था के स्वरूप को समझना थोड़ा मुश्किल लगता था। यानी कि ऐसे अलग अलग मामला सही सा सेटल नहीं कर रखा था। होल्ट मैकेलजी अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में कहता है कि वह जीवन भर भू राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करते रहे, लेकिन उन्हें इसका जरा भी ज्ञान नहीं था। बेवड़े लोग थे, मूर्ख कहीं के। उन्होंने ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं देश की जनता पे लागू करी जिसकी वजह से देश वाले तो मरे ही मरे, अंग्रेजों को तो फायदा हुआ, लेकिन देश वाले जो किसान थे उन्होंने आत्महत्याएं तक करनी शुरू कर दी, उनको कंगाल करके छोड़ा बिल्कुल से। इतनी जल्दी कंगाल तो भाई कहीं भी नहीं हुआ जाता जितनी जल्दी अंग्रेजों ने कर दिया था, वह जीव हो गया ना। उनकी भू राजस्व प्रणालियां नीचे दे रखी है, जो कि सारी की सारी हमको पढ़नी है। चलो अब जानते हैं स्थायी बंदोबस्त। 1786 में इंग्लैंड का एक जमींदार लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के कंपनी का गवर्नर जनरल बन के आया। गवर्नर जनरल मतलब हेड बोल सकते हो, हेड बन के आया था। उसने कंपनी की आय निश्चित करने के लिए 1790 में 10 साल की एक बंदोबस्त होता है, मतलब एक कह सकते हो कि एक तरीका, ठीक है ना। तो इसको जो है जमींदारों की भूमि करके जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करा। उसने क्या बोला कि जो जमींदार है ना वो जमीन के मालिक है और उनको हमको कर देना पड़ेगा। ये था वो बंदा लॉर्ड कॉर्नवालिस गंजूसा। तो 1793 में जो है इस बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त घोषित कर दिया। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी का मतलब पक्का कर दिया, ये बंदोबस्त ही चलेगा अब से। तो इस बंदोबस्त को समझो, और मैं आपको जो है ना एग्जाम्पल दूंगा, फिर आपको समझ आएगा कि भाई कैसा बंदोबस्त था। अगर उस हालत में आप होते ना तो आप क्या करते, वो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो कि चैप्टर में तो नहीं बता रहे आपको, लेकिन मैं आपको आइडिया दूंगा कि हाँ वो चीज़ कितनी खतरनाक थी। इसे जो है इन्होंने जो शुरुआती क्षेत्र थे जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी मद्रास के कुछ जिलों में, यानी कि लगभग 19% भाग पर लागू करा, जहां पे पूरे भारत के जहां पे कब्जा था ना इनका, तो उसके 19% भाग पर इन्होंने इसको लागू कर दिया था। जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया। भूमि में 9/10 हिस्सा कंपनी का, 1/10 हिस्सा जमींदार का रखा गया। इस बंदोबस्त से कंपनी को खूब लाभ हुआ। एक तो उन्हें वफादार जमींदार वर्ग मिल गया, दूसरी ओर आय निश्चित हो गई और आय अधिक मात्रा में हुई। देखो अब ठीक है भाई, जो भी है, अब आपको आइडिया देता हूं। अगर आप 100 रुपये कमाते हो, कितने कमाते हो, 100 रुपये, आपकी कमाई है 100 रुपये, और उसमें से आपको घर ले जाने का मन कितना करेगा भाई। अगर आप कमा रहे हो, मेहनत कौन कर रहा है, आप कर रहे हो ना, तो पैसा किसका होना चाहिए, लैजिटली देखा जाए तो आपका। तो आप क्या सोचोगे भाई, 100 रुपये कमाया मैंने तो 100 रुपये मेरे हो गए, है ना। चलो सरकार को आज के टाइम के हिसाब से भी अगर हमको टैक्स देना पड़े, आज के टाइम के हिसाब से भी प्रॉफिट टैक्स जो होता है उसके हिसाब से भी अगर देना पड़े, तो हमको मिलेंगे 80 रुपये। 20 रुपये सरकार ले जाएगी आज के टाइम पे भी हमसे ऑलमोस्ट, तो 80 रुपये हमारे पास बच गए हैं। उस समय इन्होंने पंगा ही उल्टा कर दिया। इन्होंने क्या बोला, कंपनी को तुमको अब सरकार को आज के टाइम पे 20 रुपये दे रहे हैं ना, उस समय बोले 90 रुपये सरकार को दो,
10 रपल्ली तेरी, भाई भीख मांग रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं और भीख भी हमी को मिल रही थी। तो वो हाल हो गया था। यानी कि अगर आपकी जो खेती है उसमें से बहुत अच्छी पैदावार हो गई तो उसका 90% जो है लगभग सारा ही बोल सकते हो, कह सकते हैं आप, तो वो सरकार को ले जाएगी और बाकी जो बचा कुचा है उससे आप वापिस से बीज ही बो पाओगे, उसमें खेती कर पाओगे। और अपने थोड़े बहुत 2-4 दाने रखो तो छिपा छुपू के रख लेना, नहीं तो भाई मर गए तुम तो, बिल्कुल कंगाल सही समझो अपने आप को। तो ये बंदोबस्त था भाई, कितना खतरनाक था आपको आइडिया लग गया ना। मतलब आपने मेहनत करी 100 रुपए के लिए, अब ये तो छोटे लेवल पे, अगर हम आपको बताएं 1000 रुपए के लिए, ठीक है, 1000 रुपए की मेहनत करी आपने, 1000 रुपए कमाए मेहनत करके, उसमें से आपको सरकार को 900 रुपए देने पड़ गए, आपके पास सिर्फ 100 रुपए बचे, तो भाई कितना बुरा लगेगा। वही युवा लोगों के साथ में, मतलब 1000 रुपए में ये देखो तुम प्रॉफिट आया ना, तो इसमें से तुम्हारा खर्चा भी हुआ होगा 50-100 रुपए का, तो मान लो खर्चा ही निकल गया तुम्हारा, और वही खर्चा ये सरकार छोड़ रही थी, बाकी सारा लेके जा रही थी जो तुम कमा रहे थे। तो लोग क्या सोचेंगे, भाई मैं पागल हूं, मैं कमा क्यों रहा हूं फिर। तो वही हुआ, धीरे धीरे लोगों ने मानना मना कर दिया। देखो जानते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको। लेकिन भारतीय कृषि और काश्तकारों को घाटा झेलना पड़ा। भाई घाटा तो होगा, मेहनत कौन कर रहा है, वही कर रहे हैं। इसके अंतर्गत कर की मात्रा बहुत अधिक थी। जमींदारों को निश्चित तारीख तक एक तयशुदा भू राजस्व जमा करवाना होता था। ये जो पैसा था ना 90%, ये भी सरकार को एक टाइम से दो, अगर नहीं दिया तो तुम्हारी जमीन ही बेच देंगे भाई, चुपचाप किराया दे, नहीं तो नहीं मार देंगे तेरे को, बिल्कुल ऐसा काम कर दिया इन्होंने, जिसको नाम दिया गया सूर्यास्त का नियम। और ना कर देवाने वाले की जमींदारी छीन ली जाती थी, यानी कि उसकी सारी जमीन बेच देते थे लोग। इसके कारण गैर हाजिर जमींदार वर्ग उत्पन्न हुआ, जिससे खेती की अवनति हुई और किसानों का अधिकाधिक शोषण हुआ। इससे हुआ क्या, खेती करनी बंद कर दी लोगों ने, मरो पड़े, हमें बेच दो हमारी जमीन, हमें नहीं चाहिए भाई। अब ये देखो तुम, अगर तुम्हारा खर्चा आ रहा है 100 रुपये, ठीक है, तुम्हें मिल रहे हैं 90 रुपये तो तुम क्या करोगे, भूखे ही मर लेंगे भाई, हम तो ऐसे घास फूस खा लेंगे, तुम्हें अपनी ऐसी तैसी कराओ, हमें नहीं देना सरकार। वही हो गया था, जिसकी वजह से गैर हाजिर जमींदार वर्ग उत्पन्न हो गया। बहुत ज्यादा लोगों ने खेती करनी छोड़ दी उस चक्कर में कर लो भाई तुम जो करना है, तो वो सीन हो गया था। और अब कहाँ से कर लोगे जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, चलो ले जाओ बेच दो जमीन हमारी, और क्या कर लोगे उससे ज्यादा। तो ये सीन हो गया था। दूसरी जो व्यवस्था थी वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या ये व्यवस्था भी उतनी खतरनाक थी, चलो जानते हैं इसको भी। भाई पहले वाली समझ गए ना, कितनी बुरी हालत हो गई होगी, तुम उम्मीद भी नहीं लगा सकते। मतलब आपकी संपत्ति आपसे जबरदस्ती बिकवाई जा रही है। आप अगर कुछ उगा रहे हो, कुछ खेती कर रहे हो, तो खेती करने नहीं दी जा रही, कर रहे हो तो उसको सारी को सरकार लेके भाग रही है। तो भाई बहुत बुरा हाल था। 1820 में आया एक नया बंदा, सर थॉमस मुनरो। इसने मद्रास प्रेसिडेंसी में भूमि कर की जो व्यवस्था लागू करी उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। उस पिछले वाली में जमींदारों के साथ समझौते हुए थे, अब की बार सीधा किसानों के साथ समझौते हुए थे। इस व्यवस्था को मद्रास के तुरंत बाद बम्बई, असम, सिंध, कुर्ग, बरार, अंडमान निकोबार में लगभग कह सकते हो 51% भाग पर, जितना पे उन का कब्जा था ना, उसके आधे हिस्से पे इन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया। इसे रैयतवाड़ी इसीलिए कहा गया क्योंकि इस व्यवस्था में समझौता सीधा किसानों से किया जाता था, जमींदारों के साथ नहीं करते थे, किसानों से करते जो खेती करते थे। दक्षिण भारत में वैसे भी बड़ी बड़ी भूमियों के स्वामी तो थे नहीं, मतलब जमींदार थे नहीं वहाँ पे दक्षिण भारत में, तो इसीलिए ऐसे नहीं है कि जमींदारों के पास इनका मन नहीं था कि जमींदारों को दे दे जमीन, क्योंकि भाई जमीन ही नहीं थी किसी के पास। कोई 1 बीघे में जिंदगी काट रहा है, कोई 2 बीघे में। अब बंगाल के आसपास के जो इलाके थे वहाँ पे कहीं कहीं एकड़ जमीन थी लोगों के पास में, कहीं कहीं किले 10 से 20 50 किले आम सी बात थी। यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ तो 1 किला मिल रहा मुश्किल से, तो सीधा किसानों से। अब उनको भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग, उनसे भी कर लेंगे। तो ये वो बंदा था, अरे नीचे आजा भाई, ये था वो, थोड़ा फिट सा लग रहा है यार ये तो उसके बजाय। चलो ये वो बंदा था जिसने ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करी थी। इसने कितनी राहत दी वो तो आगे पता लगेगा हमको। इसके अंतर्गत जो है भूमि राजस्व 40 से 55% तक की मात्रा निश्चित की गई। यह मात्रा स्थायी रूप से निश्चित नहीं थी, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा ऐसे चल रही थी। लेकिन ये मानो अगर आपने यहाँ पे इस वाली व्यवस्था के तहत अगर 1000 रुपये कमाई करी तो आपको 500 रुपये बच जाएंगे और 500 रुपये सरकार ले जाएगी, ठीक है, मोटी मोटी ऐसे मान लेते हैं। तो भाई फिर भी ठीक है यार, वो तो 100 रुपये छोड़ रहा था, 100 रुपये में क्या घंटू होता है, तो फिर भी ठीक था मामला इसका, ठीक है। राहत मिल गई लोगों को, इधर वालों को। 20 से 30 वर्षों के बाद इसको फिर से निर्धारित किया जा सकता था, बदला जा सकता था, क्या पता यहाँ पे भी फिर 100 रुपये तुमको प्रॉफिट और 900 रुपये सरकार को दे, ऐसा भी कर सकते थे। 20-30 साल के लिए लगाया था बस इसको, ठीक है। भूमि कर ना दे सकने वाले, अब ऐसे भी लोग थे जो ये 500 भी नहीं देना चाह रहे थे, तो अगर वो नहीं देंगे तो उनकी जमीन को बेच देंगे लोग, सीधी बात, नो बकवास। कंपनी के लिए कर लगाने वाले कर्मचारी किसानों को खूब शोषण करते, कर की मात्रा बहुत अधिक थी। सरकार की ओर से किसानों को यह स्वतंत्रता थी कि कर चुकाने के लिए वह अपनी जमीन दूसरे किसानों को खेती के लिए दे सकता था। अब
भाई उसे गिरवी रख सकता था, बेच भी सकता था, जो भी तुम्हारा मन करे करो, लेकिन हमें कर दो, बस कर दो हमको तो, ठीक है। दक्षिण के कम उपजाऊ क्षेत्र वाले किसान इस कर को चुकाने में असमर्थ थे, क्योंकि भाई हो क्या रहा था, जहां पे इन्होंने आपको तो लग रहा हो भाई सही है यार, मतलब मजा आ गया, 500 रुपये बच रहे हैं इनको प्रॉफिट के, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा था, यहाँ पे खेती नहीं होती थी ढंग से, खेती खराब सी होती थी। मतलब अगर उत्तर भारत में मान लो एक किले से जो है ना, अगर 1000 किलो जो है किलोग्राम अनाज उग रहा था ना, तो वहां पे यही कोई 200 किलोग्राम का अनाज उगता था। तो अब 200 किलोग्राम में पहले गुजारे मात्र उगता था, उसमें से आधा सरकार ले जाएगी, तो इनके लिए भी दिक्कत भरी बात थी ये भी इनके लिए तो, जिसके फलस्वरूप शीघ्र ही उनकी जमीनें बिकनी शुरू हो गई। किसान साहूकार महाजनों के चंगुल में फंस गए, जिनको लगा कि जमीन बचा सकते हैं, बड़े बड़े जमींदारों से, महाजन साहूकारों से पैसे उधार लेते, बड़े बड़े ब्याज लगाते और मार देते लोगों को वो ब्याज में ही। भयानक अकाल के कारण बड़ी बड़ी संख्या में किसान भूखे और मृत्यु के शिकार हो गए। यानी कि हुआ क्या, चलो जो भी उग रहा था, कई बार क्या होता, फसल ही खराब हो जाती, बाढ़ आ जाती, बारिश आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो सकता था। तो अगर ऐसा केस होता तो सरकार ऐसा नहीं था कि भाई कर मत दो, कर तो हमें चाहिए, तुम मरो, जहाँ भूखे मरना मरो, जो करना है। तो वो साहूकारों से पैसा लेते, खेती करते और सरकार को भी देते फिर। तो उसके बाद में जो है अगले साल फिर अगर नहीं हुई तो भाई ऐसे करते करते धीरे धीरे 10-20 साल में कंगाल हो गए ये, और इनकी ज़मीनें भी बिक के मानी फिर बाद में भी। महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी, तीसरी व्यवस्था लागू की गई थी बचे हुए हिस्से पे। भारत में भू राजस्व व्यवस्था की तीसरी महत्वपूर्ण भूमिकर व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था थी। यह व्यवस्था संयुक्त प्रांत के कुछ भाग, भू मध्य प्रांत और पंजाब में, यानी कि अपना जो एरिया ना, हरियाणा और ये आसपास का इलाका, इधर वाले हिस्से में इसको लागू करा गया 30% हिस्से पर। और महालवाड़ी व्यवस्था, महाल यानी कि पूरे गांव के साथ सामूहिक रूप से की जाती, यानी कि ये जो महालवाड़ी है ना, इनके नामों में छिपा हुआ महाल यानी कि पूरा गाँव। मतलब कि ये जो समझौता था पहले वाले में किसके साथ करते, जमींदारों के, दूसरे वाले में किसके साथ, क्या, किसानों के साथ में। इस व्यवस्था में इन्होंने पूरे गांव के साथ समझौता कर लिया, पूरा गांव ही इकट्ठा होकर कर देगा, इतना कर देना है तुमको गांव वालों, तो तुम चाहे कोई ज़्यादा कोई कम कैसे भी करके दो, बस हमको इतना पैसा चाहिए तुम्हारे गांव से। तो ऐसा सीन हो गया था। इसे गांव के अनुसार व्यवस्था भी कहा जाता था। इस प्रणाली में कंपनी ने जमींदार अथवा किसान से समझौता नहीं किया, बल्कि पूरे गांव से सामूहिक रूप से समझौता किया। इस व्यवस्था में सारा गांव अथवा उनके प्रतिनिधि उस महाल अथवा गांव के लिए निश्चित किए गए भूमि कर को अदा करने के लिए जिम्मेदार होते थे। और अगर नहीं देंगे तो भाई फिर तो पता ही है, वही हमेशा की तरह काम, जमीन बेच दो इनकी। तो गांव की ओर से मुखिया नंबरदार या फिर नंबरदार जो समझौते पर हस्ताक्षर करते थे। इस व्यवस्था के प्रारंभ में उपज का 2/3 भाग भूमि कर के रूप में निश्चित किया गया। यानी कि अगर तुम 100 रुपये कमा रहे हो, नहीं तो आपको कितने देने पड़ेंगे, लगभग मान लो 66 रुपये आपको जो है सरकार को देने पड़ेंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा था ये भी। वहाँ पे देखो दूसरी व्यवस्था में आप 100 रुपये के हिसाब से अगर समझोगे तो आप समझ सकते हो ना, पहले वाली में तो आपके पास सिर्फ 10 रुपये बच रहे थे, ठीक है। दूसरे वाली व्यवस्था में 100 रुपये लगा रहे हो, सरकार में से आपको 50 रुपये बच रहे हैं। ये वाली व्यवस्था में 100 रुपये थे और आपको सिर्फ 33 रुपये बच रहे थे, 33 मान लो, 33-34, ठीक है, मोटा मोटी ऐसे ही है। तो इतने से रुपये आपको इसमें बच रहे थे। अब सबसे बढ़िया व्यवस्था कौन सी थी, दूसरे वाली, लेकिन ये भी खराब ही थी लोगों के लिए। तो ये वालों का और ये वालों का क्या हाल हो रहा होगा समझ लो आप। लेकिन सर धीरे धीरे क्या करा, बाद में सरकार ने इसको घटा दिया और आधी निर्धारित कर दी। यानी कि जो अब 100 रुपये में यहाँ 10 था, यहाँ 100 रुपये में 50 था, यहाँ पे 100 रुपये में अब इसको भी 50 कर दिया गया। ओह बल्ले बल्ले मजे आ गए भाई साहब, जिल जिंदगी मस्त मजा काम हो गया। बस यही लोग मर रहे थे, बाकी तो फिर भी ठीक था, जिंदा तो बच रहे थे। भूमि का स्वामी संपूर्ण गांव को माना गया। कर की मात्रा बहुत अधिक थी और किसानों की स्थिति खराब होने लगी। यह व्यवस्था 30 सालों के लिए निश्चित कर दी गई थी कि 30 साल तक तुमको देना है ऐसे ऐसे कर। कुछ भागों में 20 सालों की अवधि तय की गई थी, तो ऐसे चला। और उसके बाद में डिसाइड करेंगे क्या करना है तुम लोगों का। देखो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ कहाँ कैसे लगाई गई थी। ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ वाले हिस्से पे, ठीक है। और जो है स्थायी बंदोबस्त यहाँ पे, मेनली यहाँ पे ये वाले हिस्से में, और कुछ छुटरू मुटरू यहाँ पे भी। रैयतवाड़ी हो गया ना हमारा। हाँ, महलवाड़ी व्यवस्था यहाँ वाले हिस्से में करी गई थी, यानी कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इधर वाले हिस्से से में इसको लागू किया गया था, ठीक है। जहाँ पे मतलब ये समझो आप एक बात है, यहाँ की भूमि सबसे ज़्यादा उपजाऊ थी तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा मारेंगे। यहाँ की उपजाऊ ठीक ठाक थी, काम चलाऊ थी, बढ़िया थी, बट इतनी बढ़िया नहीं थी। तो यहाँ पे
ठीक है चलो काम चला लेंगे, यहाँ की खराब थी तो खराब, यहाँ वाले लोगों को राहत थी, यहाँ वाले लोगों को राहत थी, जहाँ पे सबसे अच्छी पैदावार होती थी वहीं के लोगों को इन्होंने मार डाला, बिल्कुल कंगाली पे से भी कंगाल कर दिया उनको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ हमको जानने को मिलेगी, धन का निकास। जो पैसा भारत से पहले व्यापार के रूप में दूसरे देशों में जाया करता था, वो धीरे धीरे जो है मतलब दूसरे देशों से भारत में सोना चांदी आता था ना, तो अब वो पैसा जो है वापस जाने लगा। अंग्रेजों ने सिस्टम ही बदल दिया पूरा, और उसको जो है धन का निकास कहा गया, मतलब कि देश से पैसा बाहर निकल रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत के धन का एक बड़ा भाग ब्रिटेन को जाता रहा, जिसके बदले में सरकार भारत को कुछ भी नहीं मिला। इसकी लूट को आर्थिक निकास या फिर धन का निकास हम कहते हैं। आर्थिक निकास भारत में अंग्रेजी शासन की प्रमुख विशेषता रही। अंग्रेजों से पहले भारत आए विदेशी स्थायी रूप से यहीं बस गए, यानी कि पहले अंग्रेजों से पहले जो लोग आए थे वो यहीं पे आके पसर गए थे, यहीं पे घर बनाए, सब कुछ यहीं पे बनाए, तो खर्चा भी यहीं पे करेंगे। तो उन्होंने भूमि कर और अन्य करों से प्राप्त जो भी धन था वो सारा यहीं पे खर्च किया, यानी कि कह सकते हो कि जो पैसा था वो देश से बाहर नहीं गया। अब बाहर नहीं जाएगा देश का पैसा, देश में घूमता रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, पैसा तो था कम से कम। लेकिन कंपनी द्वारा स्थापित ब्रिटिश शासन का स्वरूप विदेशी बना रहा। वो भारत को 1757 से 1947 तक लगातार शोषण करते रहे। आर्थिक नीति के सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या राजनीति राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस किताब में लिखा हुआ है, 1876 में लिखी गई थी, इसमें की है इसे भारत की दरिद्रता का मुख्य कारण माना है। क्योंकि भारत में जो गरीबी आई थी ना वो इसका मुख्य कारण था। धन का निकास, भारत से पैसा बाहर जा रहा था। भारत से धन वेतनों में, मतलब वेतन यानी कि तनख्वाह देते थे अफसरों को, सारी कहाँ जाती थी, वो अपने घर लेके चले जाते थे। युद्धों पर खर्च होता था, गृह प्रभार, सेना पर खर्चा, ये सारे जो है इंग्लैंड को लाभ पहुंचता रहा इस चीज़ का, और भारत को इन सब खर्चों के बदले कुछ भी नहीं मिला। इसके फलस्वरूप भारत लगातार गरीब होता चला गया। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड समृद्ध और विकसित देश बनता चला गया। अपने आप को वैसे भी सभ्य कहते थे वो लोग, अब और अमीर हो गए थे। धन निष्कासन के विषय पर अंग्रेज अधिकारी जॉन सुलिवन ने माना था कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु सोख लेती है और टेम्स के किनारों पर निचोड़ देती है। समझ रहे हो ना, टेम्स जो है वहां पे नदी है, उधर के हिस्से में उनके इंग्लैंड में नदी है टेम्स, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि जो गंगा पे जो भी अच्छी अच्छी चीजें है ना, मतलब कि पैसा या जो भी चीजें बहुमूल्य चीजें हैं, वो सारी चीजें यहाँ से हम लोग उठा ले जाते हैं और टेम्स के किनारे पर हमको मिलती है। वो एक एज अ मुहावरा टाइप में बता रहा था, यानी कि भारत का जो सारी कीमती चीजें वो लूट लूट के हमारे देश में आ रही है, इंग्लैंड में आ रही थी। कंपनी की शोषणकारी नीतियों के क्या असर पड़े? अब शोषणकारी नीतियां तो बेकार चला रखी थी इन्होंने, लेकिन इसका समाज के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा था भारत के अंदर। तो क्या असर पड़ा वो जानते हैं। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण भारत में ग्रामीण व्यवस्था का पतन शुरू हो गया, जिसके कारण भारत के प्रत्येक वर्ग का शोषण हुआ। उनकी व्यापारिक भू राजस्व नीतियों का मुख्य उद्देश्य था भारत के संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करना, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लूट लेना, उनको जितना लूट सकते हैं, बस मारना भी नहीं है और जिंदा भी नहीं छोड़ना, ऐसा काम कर रखा था इन्होंने, जिससे इंग्लैंड का औद्योगिक विकास किया जा सके। इन नीतियों के भारत व इंग्लैंड पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला था हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, यानी कि भारत में जो हाथों से जो सामान बनाते थे लोग, वो जो काम धंधे करते थे वो बर्बाद हो गए। कंपनी के शासन से पहले भारत के हस्तशिल्प उद्योग और कलाकृतियां विकसित अवस्था में थे और इन उद्योगों में तैयार माल विश्व में खूब बिका करता था। ढाका की मलमल कपड़ा जो है, ढाका की मलमल थी, दुनिया में बहुत मांग थी, लेकिन कंपनी की शोषणकारी आर्थिक नीतियों ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट कर दिया। मतलब कैसे कर दिया उन्होंने, जो है टेक्निक लगाई थी वो बताऊंगा आगे, एक बार इसको पूरा कर लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत में बने सामान पर इंग्लैंड में भारी कर लगा दिया और अपने मुनाफे के लिए भारत में अपनी वस्तुओं के दाम कम कर दिए। भारतीय देशी राज्यों को अधिकार में करने के बाद अंग्रेजों ने आयात निर्यात चुंगी और अन्य कर लगाकर भारतीय उद्योग और दस्तकारी का विनाश कर दिया। अतः भारत का शोषण भारतीय पूंजी द्वारा किया गया शोषण था। यानी कि आप समझो कंसेप्ट को, क्या सीन था। आपको जो है एक सामान लेना, आपको मान लो कुछ भी लेना, खाने की चीज़ लेनी है, वो आपको मिल रही है 10 रुपये में, एक साइड वाला दे रहा है 5 रुपये, मतलब ये तो अलग लॉजिक गलत है, छोड़ो इस लॉजिक को नहीं लगाते, हम कपड़े वाला लॉजिक लगाते हैं। आपको एक
कपड़ा लेना है, ठीक है, आपको एक शर्ट लेनी है आपकी, वो आती है 350 रुपये बेसिकली नॉर्मल सी शर्ट। अंग्रेजों ने क्या करा, उसी शर्ट को जो है 250 में बेचना शुरू कर दिया, सेम शर्ट 250 में। तो कौन सी लोगे आप, 350 या 250? 250 वाली। तो ये 250 वाली बन रही थी मशीनों से, ये बन रही थी हाथों से। तो अब हाथों वाली बिकी नहीं, सारी बिक्री इनकी, तो उसकी वजह से इनके धंधे बंद हो गए और बर्बाद हो गए लोग। अब धंधे नहीं, सामान ही नहीं बिकेगा तो ये क्या करें बेचारे, कुछ भी नहीं। अगर ये सोचे कि हम विदेश में जाके बेचेंगे जहां पे पहले बिका करता था, तो इन्होंने क्या करा, इस 350 वाली पे कर लगा दिया और इसको कर दिया 700 रुपये का। अब 700 रुपये में वहां पे शर्ट मिल रही है उनको भी 250 की और 700 की, तो वो क्या सोचेंगे भाई 700 का क्या लगा रखा है इसमें, ये 250 वाली बढ़िया है, इससे तो इतनी सी तो थोड़ा ही फर्क है, 700 वाली तो ज़्यादा ही महंगी है। तो ऐसा हो गया। अब ऐसे मामले में क्या हुआ, वहाँ भी नहीं बिका, भारत वाले कहाँ मरे भाई, कंगाल कर दिया इन्होंने। ठीक है, चलो अगला जो कारण था वो था अनौद्योगिकरण, यानी कि औद्योगिक क्रांति भारत के अंदर नहीं आ पाई। समझते हैं कैसे। 18वीं 19वीं सदी में भारत में विश्व के सभी प्रमुख देशों में कृषि और औद्योगिक क्रांतियां हुई, यानी कि सब लोग जो है मशीनों से जो है सामान बनाने लगे और ये चीज़ें आई, लेकिन भारत में नहीं आई। क्यों? क्योंकि भाई भारत में तो अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज चाह रहे थे हम बनाएंगे और तुमको बेचेंगे, तो ऐसे कैसे कर लोगे तुम। ऐसे क्रांतियां हुई और सभी देशों में औद्योगिक क्रांतियों का विकास भी हुआ, लेकिन भारत की ब्रिटिश सरकार ने ना तो भारतीय सामान को संरक्षण दिया और ना ही भारतीय व्यापारियों को सुविधाएं दी। इसके अतिरिक्त भारत की परंपरागत आत्मनिर्भर व्यवस्था को धीरे धीरे पतन की ओर पहुंचा दिया। भारत इंग्लैंड के लिए आयातित देश बनकर रह गया। भारतीय बाजार धीरे धीरे विदेशी सामानों से भरपूर हो गए। आज भी ऐसा ही है ना, सारा सामान बाहर से ही आता, भारत वाले कुछ नहीं बनाते, बहुत कम बनाते हैं। और इसका मेन कारण क्या है, अंग्रेज वो करके गए थे, बाद में धीरे धीरे होगा भाई तरक्की, अब इतने सालों से उनकी तो वही पड़ी थी पहले से ही। यहाँ के उद्योग धंधे ठप हो गए। इस प्रकार सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत की बजाय ब्रिटेन के व्यापारियों उद्योगपतियों को संरक्षण देना था, जिससे भारत का औद्योगिकरण हुआ। यानी कि जितनी सुविधाएं, जो भी कानून बनाए जाते उनमें सब फायदा किसका होता, ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे, जो ब्रिटेन के व्यापारी थे, उनका फायदा होता और भारत वालों का शोषण होता। तो ये सीन था। अब तीसरा था भारत की निर्धनता। निर्धनता समझते हो, गरीबी। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत का अधिक से अधिक शोषण हुआ और भारत से धन का एक बड़ा भाग इंग्लैंड चला गया। इस भाग के बदले भारत को तो मिला नहीं कुछ भी। इस आर्थिक दोहन और धन के निकास से भारत गरीब होता चला गया। वर्तमान में भारत की दुर्दशा और गरीबी के पीछे भी औपनिवेशिक दोहन ही मुख्य कारण है। मतलब पहले पैसा देखो, आज के टाइम को भी अगर देखें, आज हम कितने अमीर होते यार, इतना सारा अब घर में किलो किलो सोना पड़ा होता लोगों के, तो कितने अमीर होते तुम देखो यार, बहुत अमीर होते, करोड़पति होते तुम आज के टाइम पे। लेकिन नहीं हो ना, क्यों नहीं हो? क्योंकि भाई अंग्रेज सारा लूट के ले गए, जिसके पास भी चिंदू मुंदू भी बचा हुआ था थोड़ा बहुत भी, उसको भी ले गए उठा के। अब भारत वाले कहाँ से मरे भाई, अब मार रहे थे वो, हत्याएं कर रहे थे, ऐसे बुरा हाल था। इंग्लैंड का विकास, आप तो वैसे सही टाइम में जी रहे हो, अब तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, पहले तो कुछ भी नहीं था। चलो इंग्लैंड का विकास हुआ कैसे, चलो जानते हैं। भारतीय धन के निकास से ही इंग्लैंड में भी औद्योगिक क्रांति आई। भारत से कच्चे माल का इंग्लैंड को निर्यात और इंग्लैंड के तैयार माल का भारत में आयात से इंग्लैंड के उद्योगों को काफी लाभ हुआ। यानी कि देखो क्या होता, अगर भारत उनका गुलाम नहीं होता, भले ही जो है भारत से जो है सामान उधर नहीं बिक रहा होता, बाहर से कच्चा माल भी जा रहा होता, अब उनको सामान वो फैक्ट्री में बनाते तो उनको भी तो बेचना है, बेचने के लिए जगह चाहिए। अब इंग्लैंड वाले लोग उनको खरीद नहीं रहे थे, तो वो लोग उसको सामान को लाके भारत में बेच रहे थे। अब अगर भारत वाले नहीं खरीदते तो शायद उनको भी घाटा होता और वो फैक्ट्रियां बंद कर देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत में कच्चे माल को सस्ती दरों में खरीदकर भारी मुनाफा उन्होंने कमाया। भारत के कपड़ा, बर्तन, लोहा, कांच सब उद्योग धंधों को उन्होंने बंद कर उनमें लगे शिल्पियों को उजाड़ दिया गया। ऐसे मारपीट करके भी मार देते थे, अगर किसी का काम धंधा सही चल रहा हो ना, उसको पीट दो, बर्तन उठा के भाग जाओ भाई तुम, ऐसा काम भी हो रखा था। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय व्यापार को क्या हानि हुई। कंपनी के शासन से पहले भारत का व्यापार विकसित अवस्था में था और इस व्यापार पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण था। कंपनी के शासन की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार और व्यापारियों पर विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगा दिए और अंग्रेजी व्यापारियों का पक्ष लेना शुरू कर दिया। इससे भारतीय व्यापारियों को आर्थिक हानि होने लगी और वे बर्बाद हो गए। इसके साथ साथ भारतीय व्यापार को भी हानि होने लगी और व्यापार संतुलन जो पहले भारत के पक्ष में था वो खराब हो गया। अब भारत वालों को नुकसान ही नुकसान, हर जगह नुकसान, कहीं भी कुछ भी कर लो घाटा ही आना था बस। अगला पॉइंट है वो है कृषि का पिछड़ापन, यानी कि खेती को भी बर्बाद कर दिया। जो खेती सही चल रही थी उसको भी उजाड़ दिया इन्होंने।
कंपनी ने भारत के शोषणकारी भू राजस्व नीति अपनाई, जो कि हम जानते हैं ना, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, इस्तेमारी, जितने बंदोबस्त ये लगा लेके आए थे उनके तहत क्या था, इतना सारा कर ये इकट्ठा कर रहे थे तो लोगों ने खेती करनी ही बंद कर दी। भाई तुम बेच दो जमीन हमारी, तो खेती को बर्बाद कर दिया था इन्होंने इस तरीके से, जिससे कृषि के उत्पादन में गिरावट आ गई। जमींदार अधिकतर शहरों में निवास करते थे, उनकी कृषि सुधार में कोई रुचि नहीं थी। उनको क्या मतलब भाई, जब फायदा ही नहीं हो रहा कुछ उनको। किसान कृषि उत्पादन बढ़ाने में इसीलिए रुचि नहीं लेते थे क्योंकि उनको पता था यार कि उत्पादन का बड़ा हिस्सा तो कंपनी ले जाएगी, बाकी बचा हुआ जमींदार ले जाएगा, तुमको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। तो क्यों दुखी हो रहा तू फालतू फंड में। तो वो सीन आया और उन्होंने भी खेती करनी छोड़ दी। किसानों की दरिद्रता। अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों से किसानों की स्थिति बिगड़ने लगी। भू राजस्व की मात्रा इतनी अधिक थी कि किसान साहूकार और महाजनों के चंगुल में फंस गए। किसान ऋणग्रस्तता के शिकार हो गए। दूसरी ओर अकाल बाढ़ के समय में कंपनी कठोरता से कर वसूल करा करती थी, जिससे किसानों की स्थिति दयनीय होती चली गई। अधिकतर किसानों ने अपनी भूमि या तो बेच दी या फिर वो मजदूरी बन गए। भाई हमें काम पे रख ले, उससे वो सही है, कम से कम पैसा आएगा जेब में। ऐसा थोड़ी ना सारा सरकार लेके भाग जाएगी हमारा कमाया हुआ मेहनत का पैसा। चलो, औपनिवेशिक जरूरतों के लिए रेलों और सड़कों का विकास। कंपनी ने अपनी सुविधा एवं लाभ के लिए भारत से यातायात के आधुनिक साधन जैसे रेल और सड़कों का विकास किया। रेलों और सड़कों का विकास अंग्रेजों ने अपनी औपनिवेशिक, आर्थिक और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया। दिल्ली से कलकत्ता तक के शेरशाह सूरी मार्ग को पक्का करवाया गया और इसका नाम रखा गया एक ग्रांड ट्रंक रोड। ये पूछ सकते हैं आपसे कि दिल्ली से कलकत्ता तक का जो रास्ता था ना, शेरशाह सूरी मार्ग कहते थे उसको। अंग्रेजों ने उसको पहले कच्ची गोरी हुआ करती थी, मतलब कच्चा रास्ता था पूरा, तो उसको पक्का बनवा दिया और नाम रख दिया ग्रांड ट्रंक रोड। अंग्रेज थे भाई, अंग्रेजी नाम रखेंगे, अब हिंदुस्तानी नाम थोड़ी ना रखेंगे। कई प्रमुख मार्गों को सड़कों से जोड़ दिया गया। अब ये आप सोच रहे हो भाई इतना सारी मेहनत ये कर क्यों रहे हैं? इनका पूरा मकसद क्या था? सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना। वो तभी बिकेगा जब जाएगा वहाँ तक, तो इसीलिए इन्होंने सड़कें बनवाई, रेल बनवाई, बहुत सारी चीज़ें बनवाई। नगरों को बंदरगाहों से भी सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा गया और सार्वजनिक कार्य यानी कि PWD की स्थापना इन्होंने करी थी। इसी तरह रेल का विकास इसीलिए किया गया ताकि भारत के आंतरिक भागों से कच्चा माल आसानी से बंदरगाहों पर पहुंचे और फिर तैयार माल इन बंदरगाहों से फिर से अंदर वाले हिस्सों तक भी पहुंचाया जा सके। कुल मिला के इनका यही मकसद था। यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है, क्या आप जानते हैं भारत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई रेल व्यवस्था का उद्देश्य भारत के आंतरिक भाग से बहुमूल्य वस्तुओं को समुद्री तट पर ले जाकर लंदन ले जाना था। यानी कि सारी चीज़ें लूट के ले जाओ भाई, ये अंग्रेज हरामी पड़ते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंपनी की शोषणकारी नीतियों का प्रतिरोध। 1757 की बात है, वहां से लेकर 1857 पूरे 100 साल के बीचों बीच जो है कंपनी की शोषणकारी नीतियों ने भारतीय किसानों, हस्तशिल्पियों और व्यापारियों को तो बर्बाद कर दिया। यहाँ के परंपरागत आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया बेसिकली इन्होंने। इस कारण से इन सभी वर्ग के लोगों ने कंपनी शासन का विरोध शुरू कर दिया। भाई अब देखो, तुम्हारा घर उजड़ चुका है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तुम्हारे पड़ोसी भी कंगाल है, सब कंगाल है, चारों तरफ गरीबी ही गरीबी है और सरकार अमीर हुई पड़ी है। तो सोचेंगे भाई चलो धप्पा मारते हैं, सरकार को ही मार डालते हैं, पैसा तो आएगा कम से कम। तो इस चक्कर में धीरे धीरे जो है लोगों ने इनका विरोध करा और भड़क गई जनता। 1757 से 1857 तक शायद ही कोई ऐसा साल गया होगा जिसमें कंपनी के शासन के विरुद्ध बगावत ना हुई हो। हर साल बगावत, कहीं ना कहीं मारकाट हुई रहती थी। 1857 में तो भारतीय जनमानस के सभी वर्गों ने मिलकर अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध एक ऐसा विस्तृत स्वतंत्रता संघर्ष छेड़ा जिससे अंग्रेजी शासन की चूल्हे हिला दी। ये कौन सा वर्ड है भाई? जड़ें हिला दी थी, मतलब अंग्रेजी शासन को यार पूरा हिला डाला था। क्या ही लिख रहे हैं बुक में। कंपनी की शोषणकारी नीतियों के प्रतिरोध का अध्ययन हम नीचे करेंगे। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में भी। काफ़ी बड़ा सा चैप्टर हो गया यार, मैं ही पक गया पढ़ाते पढ़ाते। वैसे मज़ा आ रहा है कहानी में, लेकिन गला दुख जाता है यार बोल बोल के। कोई ना यार, तुम लाइक कर देना, मेरे लिए वही बहुत है, मुझे भी खुशी हो जाती है तुम लाइक कर देते हो तो। किसानों के विद्रोह। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अपनी आय के में वृद्धि के लिए मालगुजारी संबंधी सुधारों ने भारत के ग्रामीण समाज को बुनियादी तौर पर प्रभावित और परिवर्तित किया। इस कर की उगाही के लिए किसानों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए गए, जिससे भारत के अलग अलग हिस्से के किसानों ने विद्रोह कर दिए। बंगाल के लोगों ने सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, रंगपुर विद्रोह, उड़ीसा में गंजम विद्रोह, हरियाणा में जाटों ने भी विद्रोह कर दिया, गुजरात का कोली विद्रोह, महाराष्ट्र का रामा विद्रोह, मैसूर का गारो पर
पागलपंथी विद्रोह आदि इतने सारे विद्रोह कर दिए। पूरा देश ये मान रहे थे, सारे किसान तंग थे यार अंग्रेजों से, इतना इतना कर ले रहे थे। सबसे ज्यादा हत्या मतलब शोषण किसका हो रहा था? किसानों का, और बाद में फिर व्यापारियों का। तो इसीलिए जो है हर जगह विद्रोह हुए थे किसानों के द्वारा। अब नाम याद नहीं करने भाई, भूल जाओ नाम वाम, बस ये जान लो पूरे देश में विद्रोह हुए थे, ठीक है? काम के नहीं है, नाम बहुत सारे हैं, भूल जाओगे आप वैसे भी। इन सभी विद्रोह का कारण था कंपनी की अत्याचारपूर्ण शोषणकारी नीतियां। इन विद्रोहों को दबाने के लिए कंपनी ने एडी चोटी का जोर लगा दिया। भाई कुछ भी करो, इन लोगों को मारो पीटो हत्याएं करो, बट ये चुप हो जानी चाहिए, बोल देनी चाहिए वापिस, ऐसा कंपनी का मानना था। अपने आधुनिक संसाधनों से अंग्रेजों ने इनको दबा दिया, सफल हो गए, लेकिन इनके मन में जो वो नफरत की भावना हो चुकी थी, अंग्रेजों को हरामी मानते हुए उनका कत्ल करने का जो मन में उक्स बैठी हुई थी, वो कभी ना कभी तो पूरी होनी थी। वो पूरी होती है इनकी 1857 में। इतनी खतरनाक बगावत होती है भाई, अगले पाठ में पढ़ना, मजा आ जाएगा। तहलका मचा दिया था पूरे देश के लोगों ने, मतलब हर कैटेगरी के लोगों ने पूरा बवाल मचा रखा था। वनवासियों और जनजातियों का प्रतिरोध कैसे था वो भी जानते हैं, मतलब किसानों का तो समझ गया, अब वनवासियों का विद्रोह जानते हैं कैसे हुआ। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों से वनवासियों में भी असंतोष पनपने लगा। अंग्रेजी अधिकारी व कंपनी के वफादार जमींदार वनवासी और जनजातीय लोगों का निरंतर शोषण करते, उनसे भी बेचारों से कर लिया करते थे। देख लो तुम, जंगल में रह रहे बेचारे, ऐसे काम चलाओ अपने लायक उगा रहे थे, लेकिन उससे से भी पैसा चाहिए इनको तो, और उनके जंगलों का दोहन करने लगे, जंगलों को काट काट के ले जा रहे थे वो लोग। कंपनी की भू राजस्व नीतियों से आदिवासी खुश नहीं थे। रही सही कसर कंपनी के कर्मचारियों और स्थानीय जमींदारों के अत्याचारों ने पूरी कर दी। अब ये लोग भी इनका शोषण कर रहे हैं, इनको भी पैसा सरकार को ही देना था, लेकिन जेब में भी कुछ डलना चाहिए ना, तो उस चक्कर में और तंग हो गए ये वनवासी। इतने परेशान हो गए कि उनको हथियार उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा कि भाई मार दो इनको, हत्या कर दो, एक ही रास्ता, तंग कर दिया इन्होंने तो। भारत के विभिन्न, जैसे ऐसा होता ना, जैसे कोई तंग कर रहा है तो मन में यही रहता भाई पीट डालो इसको, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले बोल दो ज्यादा ही तंग कर रखे, मार दो इसको बस, तो उठेगी वो कसक भी, पूरी होगी इनकी भी धीरे धीरे। अगले चैप्टर में होगी सारी, सब लोगों की जो नफरतें हैं वो हम अगले चैप्टर में पूरी करवाएंगे, मजे मजे से पिटवाएंगे अंग्रेजों को, ठीक है? मजा आएगा, जरूर देखना उस वाली वीडियो को भी। भारत के विभिन्न भागों में अंग्रेजी शासन का प्रतिरोध होने लगा। 1788 से 1790 के बीच बंगाल में वनवासियों ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया, यानी कि उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसी तरह से कोल, खांसी, भील, बहुत सारे लोगों ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों की सेना से भिड़ गए। सबसे भयंकर विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में। छोटा नागपुर के संथालों ने सिंधु और कान्हो के नेतृत्व में यह विद्रोह किया। ये इतना भयंकर विद्रोह था कि अंग्रेजों को इसे दबाने में 8 महीने लग गए थे। ये देख लो तुम, वनवासियों को हल्के में ले रहे थे अंग्रेज, लेकिन 8 महीने तक लगे रहे, इतने अंग्रेजों को मार दिया इन्होंने, और तब जाके इनको इस विद्रोह को दबा पाए। वनवासियों के विद्रोह उनकी स्वतंत्रता में अंग्रेजी कंपनी के हस्तक्षेप और कंपनी की शोषणकारी नीतियों के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। यद्यपि अंग्रेजों ने इनका कठोरता से दमन तो कर दिया, लेकिन भाई नफरत उसको कैसे निपटाओगे? तो उसके लिए स्वतंत्रता की ज्वालन के भीतर वो दहकती रही कि हमको आज़ाद होना है, हमको अंग्रेजों को मारना है, वो मन में बैठी हुई थी वो बात बस इनके। शिल्पकारों और कारीगरों का प्रतिरोध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता प्राप्ति के बाद शोषणकारी व्यापारिक नीतियां अपनाई। प्रारंभ में भारतीय शिल्पकारों कारीगरों से मनचाहे मूल्य पर सामान खरीदा गया, जिससे कारीगरों को नुकसान उठाना पड़ा यार। अब उनकी मर्जी होगी, जब जैसे सस्ते में खरीद रहे बहुत ज़्यादा तो उनको तो नुकसान होगा। औद्योगिक क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत में इस तरह के नियम बनाए जिससे भारतीय उद्योग बर्बाद हो गए और इंग्लैंड से तैयार माल भारत में बेचा जा सके। 1769 में कंपनी ने बंगाल में कच्चे रेशम की पैदावार को बढ़ावा दिया। अब आप सोचो भाई बहुत मुनाफा होगा, है ना, लेकिन सिल्क से तैयार माल पर प्रतिबंध लगा दिया कि तुम तैयार माल जो बना के माल जो सामान बनाओगे ना उसको नहीं बेच सकते, कच्चा माल बेच दो। कच्चा माल सरकार को बेच सकते हो सिर्फ, और वो सस्ते में ले रही है, तो क्या फ़ायदा भाई फिर। इसी प्रकार तट कर नीति, आंतरिक चुंगी व्यवस्था, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं भी इन्होंने लागू करी। उनको तैयार करते समय ब्रिटिश हितों की प्रमुखता दी गई थी, यानी कि उनको ध्यान में रखा गया कि भाई अंग्रेजों को फ़ायदा होना चाहिए, बाकी किसी को नुकसान हो, भारत वालों को या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना पास पैसा पूरा आना चाहिए, बढ़िया आना चाहिए। अतः कंपनी के विभेदकारी कानूनों से भारतीय हस्तकलाएं नष्ट हो गई और इसका स्थान ब्रिटिश सामग्री ने ले लिया था। अब उनके अंदर असंतोष पनपने लगा और उन्होंने विभिन्न विद्रोहों में बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू कर दिया। 1770 से 1805 के बीच बुनकरों, रेशम के कारीगर, नमक के कारीगरों ने अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध संघर्ष किया। इस संघर्ष को कई बार अन्य वर्गों का भी सहयोग मिला। यार सब लोग तंग आ चुके थे इनसे, तो क्या ही करेंगे और, है ना।
लड़ाई मार कुटाई यही होनी है बस। जमींदारों और राजाओं के प्रतिरोध। अब जो राजा जिनकी जमीन मतलब उनकी रियासतें हथिया रहे थे, जो जमींदारों की जमीन बेच रहे थे पूरी, तो उन्होंने भी विद्रोह करे भाई, वो कौन सा चुप बैठने वाले थे, उन्होंने भी विद्रोह करे। कंपनी की शोषणकारी नीतियों से केवल किसान, आदिवासी, कारीगर, व्यापारी यही लोग खुश नहीं थे, बल्कि व्यापारी नीतियों से जमींदार और राजा भी खुश नहीं थे, वो भी तंग आ चुके थे। अंग्रेजों ने भारत का अधिक से अधिक दोहन करने के उद्देश्य से यहाँ की सत्ता पर नियंत्रण तो कर लिया। कंपनी ने भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता छीन ली, उनको गुलाम बना के रखा। उन्होंने दीवानी का अधिकार प्राप्त करके राजाओं के आर्थिक प्रबंधन पर नियंत्रण कर लिया, जिससे देशी राजाओं में बेचैनी बढ़ने लगी। वो अपने पैसे को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, ऐसी हालत कर दी थी उन्होंने राजाओं की। वहीं दूसरी ओर भू राजस्व नीतियों से नए नए जमींदारों को भूमि के ठेके दिए, जिससे पुराने जमींदार नाराज हो गए कि मुझे हटा के किसी और को ठेका दे रहा है, मेरी जमीन खींच हथिया ली सब जमींदार ने, सरकार ने, तो तंग आ चुके थे, वो भी विद्रोह करेंगे। फिर इन जमींदारों ने कंपनी के विरुद्ध किसानों और कारीगरों के साथ मिलकर विद्रोह का बिगुल बजा दिया। मेदिनीपुर 1766 से 67, धूल भूमि 1766 से 67, विशाखापट्टनम 1794, प्यासी राजा भाई अजीब ही नाम है 1796 से 1805, वजीर अली 1799, गंजम का संघर्ष, ये जो है ना ये याद रखना आपको, ठीक है ना। गंजम का संघर्ष कब हुआ था? 1800 से 1805 में, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है थोड़ा सा इसीलिए बता रहा हूँ। चेरो का संघर्ष 1800, बगड़ी का नायक विद्रोह 1806 से 16, बुंदेलखंड और बघेलखंड का विद्रोह 1808 से 12, हाथरस की चुनौती 1817, ऐसे बहुत सारी क्रांतियां होती गई, विद्रोह होते गए। ये सभी इसी तरह के विद्रोह और संघर्ष थे जिसमें जमींदारों और राजाओं ने अपनी रियासतों और जागीरों के शोषण के बारे में आवाज उठाई थी, विद्रोह करे थे सरकार के खिलाफ। 1857 का महान स्वतंत्रता संग्राम। 1757 की प्लासी की लड़ाई के परिणाम स्वरूप बंगाल में अंग्रेजी कंपनी ने ब्रिटिश राज्य की नींव रखी। 1757 से 1856 के इन 100 वर्षों के दौरान कंपनी ने संपूर्ण भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सत्ता और सर्वोच्चता स्थापित कर ली थी। इस समय के दौरान जैसे जैसे कंपनी का राज्य विस्तार होता गया, वैसे वैसे देश के प्रत्येक वर्ग जैसे कि शासक, सामंत, कारीगर, किसान, जो भी मिल रहा था सब लोग तंग होते गए। सरकार खुश हो रही है, हमें जमीन मिल रही है, लोग दुखी हो रहे थे। 1857 का संग्राम राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत था। संग्राम का परम लक्ष्य अंग्रेजों को अंग्रेजी राज से मुक्त करना और उसे आज़ाद और संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित करना था। भारत में अंग्रेजों ने जो आर्थिक और राजनीतिक नीतियां अपनाई वह ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जिसके कारण भारत के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए थे। अंग्रेजों के द्वारा प्रचलित तीनों भू राजस्व व्यवस्थाएं भारत की परंपरागत प्रथाओं के अनुकूल नहीं थी, जिससे कृषि और किसानों की दशा दिन प्रतिदिन गिरती चली गई। अंग्रेजों ने विभिन्न माध्यमों से भारतीय धन का निष्कासन किया, जिसके कारण भारत में गरीबी बढ़ती गई। अंग्रेजों की इस शोषणकारी नीति के हर वर्ग, आदिवासी, किसान, शिल्पकार, जमींदार, सब में असंतोष था, सब लोग तंग थे। आप समझ गए ना, उस समय अगर आप होते तो भाई आप भी सुसाइड कर लेते या फिर अंग्रेजों को मारने के लिए तलवार उठा के निकल लेते, मार डालो अंग्रेजों को। चलो यहाँ पे ये पाठ का सार दे रखा है, यानी कि पाठ का सार का मतलब है कि पाठ में क्या हुआ, कंक्लूजन। इतना बड़ा पाठ था, इतनी बड़ी वीडियो बन गई और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंक्लूजन क्या हुआ पूरे पाठ के अंदर, समझते हैं। भारत को सोने की चिड़िया यहाँ की धन संपत्ति के कारण कहा जाता था। भारत में समुद्री रास्ते से पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति वास्को डी गामा, जो कि 1498 में कालीकट पहुंचा था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति ने अंग्रेजों का भारत में राजनीतिक विस्तार किया। 1765 से 1947 तक अंग्रेजों ने भारत का निरंतर आर्थिक राजनीतिक विस्तार दिया, मतलब कि बोल सकते हो शोषण भी किया और विस्तार भी करा, कब्जा करते गए बेसिकली वो तो। भारत में 18वीं शताब्दी को पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। भारत में लागू की गई भूमि बंदोबस्त भारतीयों के लिए नरक का द्वार बनी। भारत में भारतीय संसाधनों से ही भारतीयों का शोषण करके असहाय बना दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जो है अंग्रेजों ने जहां देश को आर्थिक रूप से पिछड़ा और बर्बाद कर दिया, वहीं उन्होंने खुद राजनीतिक शक्तियां भी प्राप्त कर ली। अंग्रेजों की जो नीतियां होती थी वह पूर्ण रूप से अंग्रेजों के लाभ के लिए ही होती थी, अंग्रेजों को ही फायदा होता उससे। आर्थिक रूप से समृद्ध राष्ट्र को इस प्रकार निचोड़ दिया गया जैसे हाड़ मांस का पिंजर हो, यानी कि देश को हर दृष्टि से खोखला कर दिया गया। जहां से पैसा मिल रहा है वहीं से लूट लो और जितना लूट सकते हो उतना लूट लो, वो काम था। निरंतर शोषण के कारण भारतीयों ने विरोध करना शुरू करा और यहाँ से ये विरोध जो है धीरे धीरे पूरे देश में फैला और जनता ने इनको
पेल दिया फिर बाद में, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर के अंदर, और ये अभ्यास के प्रश्न उत्तरों की वीडियो अलग से है भाई। इतनी बड़ी वीडियो बन गई, मैं भी थक गया बोलते बोलते। अब एक काम बोलता हूँ यार आपको, आप भी लाइक कर देना, इतनी मेहनत हो गई यार, 1 घंटा हो गया होगा मेरे को लग रहा है बोलते हुए। तो लाइक कर देना वीडियो को, लाइक करोगे तो मुझे भी मजा आएगा। भले ही आपने तो पार्ट्स में देख लियो वीडियो, छोटी छोटी रोक रोक के वीडियो को, मतलब ब्रेक ले लेके, बट मैंने तो इकट्ठी बना दी यार, कोई ना। चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।